अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कल एक तगड़ा मुकाबला नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में कराची में PSL 10 का हुआ और कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान ये मैच हुआ और जिसमें कराची किंग्स ने 56 रन से कामयाबी हासिल की इस मैच में। और इस मैच में अगर हम देखें तो जहां पर जो है जेम्स विंस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 70 रन बनाए, तो वहां पर हसन अली की बॉलिंग को फरामोश नहीं किया जा सकता। हसन अली ने कल कई कारनामे अंजाम दिए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, इस पर भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और कल उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट भी किया है, इस पर बात रहेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अगर हम देखें तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है इस वक्त विमेंस की, उसके लिए पाकिस्तान टीम ने आज अपने 5वें मैच में जो है बांग्लादेश की टीम को भी शिकस्त दिया। उस हवाले से भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो पे फरहान फरीद साहब हैं जो उर्दू कमेंटेटर भी हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, और उससे बढ़कर हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको उर्दू कमेंट्री का बानी भी कहा जाता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और जिस तरह उनके रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह खिलाड़ियों के लिए वो उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं, और वो प्लेयर्स जो आज पाकिस्तान के किसी बड़े मर्तबे पे फाइज है, वो हसन जलील को मैं कह सकता हूं कि बड़ा उन्होंने उनके लिए काम किया है। तो हसन जलील साहब है उर्दू कमेंटेटर के बानी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है और आगाज़ भी मैं हसन जलील साहब से ही करूंगा अपने शो का। हसन जलील साहब है, सबसे पहले तो खुश आमदीद। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ हुआ और ऐसा लग रहा है कि 2 बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में कोई ख़ास कारकर्दगी अब तक दिखाने में नाकाम है, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, लेकिन कुछ नए रूप में हमने देखा कराची किंग्स नज़र आ रही है। कल वार्नर ने अपने डबल फिगर से आगे की तरफ इनिंग खेली, उसके अलावा जेम्स विंस ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 70 रन स्कोर किए। आप समझ रहे हैं कि कराची किंग्स कुछ नए रूप में नज़र आ रही है PSL 10 में? बहुत शुक्रिया शहजादा साहब। जी हाँ, बिल्कुल। असल में टीमों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं वो सेट नहीं हो पाई और उन तब्दीलियों के असरात उन पर नुमाया हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो कॉम्बिनेशन था वो क्लिक कर चुका था और उसमें जब तब्दीलियाँ की गई तो ज़ाहिर उसका असर थोड़ा सा पड़ता है। लेकिन अभी बहुत मैचेस बाकी हैं और बड़ा मौका है तमाम टीमों के लिए कि वो कम बैक कर सकती हैं। और मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जिनकी टीम मैं समझता हूँ सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है और शादाब खान जो है एक अच्छे, मैं समझता हूँ, लीडर के तौर पे सामने आए हैं। उनकी अपनी फॉर्म भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन अभी वो उस तरीके से तो बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह पहले किया करते थे। अभी उनकी गुगली मिसिंग है, लेग ब्रेक भी बहुत ज़्यादा, उनकी जो लाइन और लेंथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो फॉर्म में आने में कामयाब हुए हैं। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि जेम्स विंस ने बड़ी शानदार इनिंग खेली, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन जो और टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो अभी तक फॉर्म में नहीं आए हैं। डेविड वार्नर उनमें नुमाया है, लोग बहुत तवक्को कर रहे हैं कि वार्नर को बड़ी इनिंग खेलेंगे। उसके अलावा फिन एलन ने कल थोड़ी सी झलक दिखाई अपनी बैटिंग की, एक छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन उस पर लगाने की कोशिश में आउट हो गए। बाकी प्लेयर्स भी कुछ ज्यादा फॉर्म में नहीं है। होल्डर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की एक मैच में और बैटिंग भी वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको फॉर्म में आने की जरूरत। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अभी चूंकि बहुत मैचेस बाकी हैं तो PSL में उम्मीद रखनी चाहिए कि बड़े एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। चलें, बड़े एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। कल कराची किंग्स और अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें हम, तो कोई बड़ा टोटल सजाने में नाकाम रही थी। यहाँ पर कराची किंग्स 175 रन बनाने में कामयाब रही और 119 रन पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है कोयटा को आउट करने में कामयाब हो गई कराची किंग्स की टीम। कुछ बॉलर्स की अगर हम बात करें ना, जिस तरह अभी आपने शादाब की बात की, इसी तरह हसन अली एक डिफरेंट रोल में नज़र आ रहे हैं और अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं और 116 विकेटें हासिल कर चुके हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में और सबसे लीडिंग विकेट टेकर हैं पाकिस्तान सुपर लीग की। इससे कबल अगर हम बात करें तो वहाब रियाज 113 विकेटों के साथ सरफहरिस्त थे और अब रिकॉर्ड चला गया है यहाँ पर हसन अली के नाम, और जिन्होंने 83 इनिंग्स के अंदर जो है ये रिकॉर्ड हासिल किया। क्या कहेंगे हसन अली के हवाले से?
हसन अली, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हसन अली बहुत डिफरेंट हसन अली के तौर पे सामने आए हैं। असल में देखिए, मैं बार एक बात कहता आया हुआ हूँ कि प्लेयर्स जब संजीदगी छोड़ दें, प्लेयर्स की जब कंसंट्रेशन गेम पर से हट जाए, तो फिर वही होता है जो हसन अली के साथ हुआ। हसन अली का आगाज बहुत अच्छा था, इब्तिदा में आपको याद होगा 2-3 साल उन्होंने भरपूर परफॉर्मेंस दी, बल्कि एक जमाना था कि उनको ये कहा जा रहा था कि ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर साबित होंगे। लेकिन उसके बाद उनकी डिस्ट्रैक्शन हुई और आपने देखा होगा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा उलझ गए। लेकिन इस मरतबा वो बहुत सीरियस हैं, बड़ी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उनकी लाइन और लेंथ अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे एक प्लेयर के तौर पे वो सामने आए हैं। चले प्लेयर के तौर पर सामने आए हैं। फरहान फरीद साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हसन जलील साहब और सीनियर कमेंटेटर भी हैं। इस वक्त मुख्तलिफ निजी चैनल से जो मैचेस है टेलीकास्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी ये कमेंट्री कर रहे हैं फरहान फरीद, और इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पर मुख्तलिफ चैनल्स पे भी मौजूद रहते हैं। फरहान फरीद, क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? कल जो एक मैच हुआ, और ऐसा मैं मैच से ज़्यादा मेरी कोशिश यही थी कि शायकीन आए, और कल मैंने देखा कि शायकीन क्रिकेट मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर जो है मैचेस को एंजॉय भी किया। जी बहुत शुक्रिया शहजादा। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिन्हें अपना उस्ताद समझता हूँ, और हर एक अपना उस्ताद समझता है जो कमेंट्री करता है। हसन जलील साहब आज यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ मौजूद हैं और उनकी आवाज़ सुनने को बड़ा रास मौका मिला है। पहले अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम फरहान, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी शहजादा, आपने बात की शायकीन क्रिकेट की, तो बिल्कुल सही कहा आपने। कल कुछ तादाद हमें स्टेडियम में नज़र आई, और कराची का मैच, क्योंकि अब 5 मैचेस हैं कराची के, और अब इसके बाद 2 ही मैच रह जाएंगे, और उसके बाद भी तमाशाई को मौका नहीं मिलेगा। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसलिए तमाशाई ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। और आपने भी पूरा इवेंट कवर किया है अब तक, आपने भी देखा होगा। कल कराची की मैच की अगर बात करें तो कराची की टीम ने आगाज़ इतना अच्छा नहीं किया था, हालांकि डेविड वार्नर और टीम सैफर जो कि बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, इब्तदाई लम्हात में गेंदें कम खेलते हैं और रन ज़्यादा बनाते हैं, अपना काम करके चले गए थे। लेकिन उसके बाद लकी बात दिगरे 3 से 4 विकेटें गिरने के बाद एक मौका पर ऐसा लगा था, लेकिन एक दफ़ा फिर मर्द बुरान जेम्स वेन, जिन्होंने पहला मैच जितवाया था, एक दफ़ा मर्द कैलेंडर साबित हुए और 70 रन की ऐसी इनिंग खेली कि, और आखिर में नबी ने जिस अंदाज से आखिरी ओवर में आमिर के 19 रन हासिल किए, इरफान खान न्याजी ने 18 रन बनाए, वो रन डिफरेंट आ गए, 175 बन गया, वरना 150 रन बनना भी मुश्किल नजर आ रहे थे। और उसके बाद फिर हसन अली की बॉलिंग की तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने शानदार मीर हमजा के साथ मिलकर शानदार स्पेल किया, और फिर सोने पे सुहागा मोहम्मद नबी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देके 3 विकेटें भी हासिल की और शानदार बॉलिंग की। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि आमिर जमाल भी मौजूद थे, अब्बास आफरीदी भी मौजूद थे, सिवाय एक नबी के 5 बॉलर पाकिस्तानी थे। ये खुशदिल अच्छी खुशाइन बात थी। अच्छा, ये इसी पेयर पे भी मैं बात फरहान करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि पेयर पाकिस्तानी बॉलर्स का बना हुआ नज़र आ रहा था, और नबी उनके साथ ही अगर देखें तो एज ए मुस्लिम वो खेल भी रहते, तो एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और इसका भरपूर मुजाहरा कल हमने ग्राउंड पर भी देखा। दोनों देखें, पाकिस्तानी प्लेयर, लोकल प्लेयर अगर परफॉर्म करेंगे तो पीएसएल में इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। देखिए, फॉरेनर प्लेयर अगर परफॉर्म करेंगे तो वो उनका फ़ायदा दूसरी टीम को होगा या फ्रेंचाइज को होगा। फ्रेंचाइज भी हमारी हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो प्रोडक्ट मिल सकती है पीएसएल से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। हसन नवाज के पास मौका था कि वो बड़ा स्कोर करते कोयटा के लिए, क्योंकि एक निफ सेंचुरी बना चुके हैं और एक सेंचुरी भी बना चुके हैं, लेकिन उन पर सवालिया निशान है कि वो 5 मैचों के बाद एक परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। आप तारीफ करनी पड़ेगी जिस अंदाज से साहबजादा फरहान ने इस इवेंट में अपने आप को मनवाया है, क्योंकि यही साहबजादा फरहान जो है लाहौर कलंदर में थे, उनके 4, 5वें, 6 नंबर पर बैटिंग की जा रही थी, और इस पीएसएल की ड्राफ्टिंग में वो मौजूद नहीं थे। आखिरी लम्हात में जब 1-2 महीने में इस खिलाड़ी ने 4 सेंचुरी बना दी, आपने पिछले रिकॉर्ड भी बताए थे इनके, तो इस किस्म के रिकॉर्ड देखते हुए इस्लामाबाद ने इनको खिलाया, न सिर्फ खिलाया बल्कि ओपनर खिलाया। दूसरी तरफ कराची के जो पाकिस्तान की कप्तान है शान मसूद, उन्हें ओपनर तो दूर की बात है, टीम में भी कल जगह नहीं मिली। चले, टीम में भी जगह बनती हुई मुश्किल दिखाई दी शान मसूद की, और कैप्टनशिप कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो सऊद शकील, और जिस किस्म की इनिंग कल उन्होंने खेली ना 33 रन की, वो कहते हैं ना मर्द बौरान, लेकिन नहीं कर पाए। और हसन जलील साहब, सऊद शकील एक अच्छा प्लेयर, लेकिन ऐसा लगता है कि T20 क्रिकेट के तर्ज पर वो बड़ा बुझा नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी एक मैच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। कल के मैच में वो ऐसा लग रहा था कि अपनी विकेटें सेव कर रही हैं, सेव करते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ विकेटें गिरती जा रही थी, तो उन्हें भी अपने शॉट्स खेलने चाहिए थे। असल में सऊद शकील टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टूर्नामेंट टेस्ट मैच से मुताबिकत रखता है।
टेस्ट मैच में जो जब भी खेलेंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है और उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो एक जो अर्ज और सलाहियत है वो पैदा नहीं हुई कि वो बड़ी तेजी के साथ अपने आप को स्विच ओवर करें नए फॉर्मेट। लेकिन बहरहाल शकील इज ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर और मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्हें वक्त की मुनासबत से अपनी इनिंग को एडजस्ट करना चाहिए था और स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्ट्रोक खेलने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए थी, और लेकिन इससे बरअक्स अगर हम देखें, जिस तरह अभी फरहान भी कह रहे थे, साहबजादा फरहान के हवाले से बड़े ऑड स्टैंडिंग इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है। हमने देखा है नेशनल T20 में भी अच्छा बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर पिक किया यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें मौका नहीं देगी, लेकिन हमने देखा कि पहले मैच में उन्हें मौका दिया गया, थोड़े से सुस्त खेले, एडजस्ट होते रहे, 25 रन की बारी खेली, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अपना कारनामा अंजाम दे दिया। साहबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है और अगर वो कंटिन्यू करते हैं इस फॉर्म को तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब देखना ये है कि क्या बड़े मैचों में भी वो अपनी ये फॉर्म जारी रख पाएंगे, क्योंकि बाद होता है फरहान को इसलिए भी मौका मिला है लेकिन आपने देखा कि वो इतने कामयाब नहीं हुए। तो अब ये है कि ये फरहान पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जो फॉर्म है उसे कंटिन्यू करें, अपनी टेक्निक को और बेहतर बनाएं, अपने टेम्परामेंट को वो बड़े मैचों के लिए तैयार करें। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा प्लेयर है और उससे पाकिस्तान को फायदा उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है यहाँ पर जो है साहबजादा फरहान से, और इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है साहबजादा फरहान की। और कल के मैच में मज़ीद आऊँ फरहान फरीद, और कल ऐसा लग रहा था कि जो मैच है ना, शुरू में कराची किंग्स की जब जो कारकर्दगी है, विकटें जिस तरह शुरू में गिरी, फिर उन्होंने जो है काबू पाया, और फिर जिस तरह जेम्स मिन्स ने एक दफ़ा फिर जिस तरह आपने भी कहा कि मर्द बहरान का किरदार अदा किया, तो जो बात हो रही थी ना कराची में क्राउड के हवाले से, और ऐसा लगता है कि 2 मैचेस कराची के लिए बचे हैं और दोनों ही उसने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेलना है। और शायकीन क्रिकेट की जो तादाद नज़र आई कल, अब ऐसा लगता है कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच खेल रही होगी कराची किंग्स की टीम, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप पोजीशन पर है पाकिस्तान सुपर लीग 10 पर, तो मुकाबला और ज़्यादा अच्छा होता दिखाई देगा, क्योंकि साहबजादा फरहान की बात हो रही है, शादाब की बात हो रही है, तो ये वो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म अभी कर रहे हैं, और शायकीन क्रिकेट इन्हें देखने ज़रूर आएंगे, और साथ साथ कराची की परफॉर्मेंस के साथ ही कराची वक्त की आवाम जो है ग्राउंड आना शुरू कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें जैसे जैसे PSL आगे जाएगा और पॉइंट्स टेबल की आपने बात की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल अपने तीनों मैच जीत के सरफहरिस्त से। लाहौर कलंदर ने 2 मैच जीते, 1 मैच हारा है। कराची की टीम ने भी 2 मैच जीते, 1 मैच हारा है, लेकिन रन रेट पे लाहौर दूसरे नंबर पे है। और अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा ने 1 मैच जीता है और 2 मैचों में शिकस्त खाई है। अभी तक पॉइंट्स का खाता नहीं खोला मुल्तान सुल्तान ने और पेशावर ज़ल्मी ने। आज जो भी टीम जीतेगी अपना खाता खोलेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की, इससे पहले कराची की बात करता हूँ। कराची के शायकीन के लिए अच्छा मौका, टीम की परफॉर्मेंस नजर आई यहाँ पर स्टार खिलाड़ियों के बीच में जब तमाशाई जाते हैं। और यकीनी तौर पर अगर कराची की आपने शुरू की बात की, डेविड वार्नर और टिम सर्फर ने जिस अंदाज से आगाज किया था, उसके बाद फिर जब विकेटें गिरना शुरू हुई थी, देखिए कराची की टीम में डेथ बहुत है। हसन अली की बात करें तो वो 10वें नंबर पर बैटिंग में, इससे पहले अब्बास आफरीदी हैं वो 9वें नंबर पर हैं, और आमिर जमाल आए थे 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए। कोयटा के अंदर थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ हमने देखा कि 6 ओवर में 5 खिलाड़ी आउट हुए, तो सऊद शकील के पास कुछ चारा बचा नहीं था कि कुछ रन रेट बेहतर किया जा सके। सऊद शकील में ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो तनो तना जिस तरह साइम अयूब, जिस तरह फकर जमान इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं कि अपनी टीम को तनो तना जितवा दें। सऊद शकील एक पार्ट रोल कर सकते हैं सपोर्टिंग के साथ, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं था। फ़हीम अशरफ को हमने भी देखा कि इस तरह फॉर्म में नहीं है, तो सऊद शकील ने बेहतर समझा कि कुछ लाज बचा ली जाए, आखिरी मैचों के लिए कुछ रन रेट बेहतर किया जा सके। बिल्कुल फरहान फरीद कह रहे हैं कि लाज बचाने के लिए सऊद ने स्टे किया, विकेट पे अपने शॉट्स खेले, और उन्होंने एक अच्छी बात कही। कल भी हम जब मीडिया रूम पर बैठे हुए थे तो ये डिस्कस हो रहा तनहो तना, हम वहाँ पर ये साफ़ी कह रहे थे कि ज़्यादातर कि सऊद शकील इस किस्म की बारी नहीं खेल पाते कि वो तनो तना जो है मैच को फिनिश करते हुए दिखाई दें। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू
वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर फरहान फरीद मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब मौजूद हैं। हसन जलील साहब, इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो अब तक बड़ी जेल में नज़र आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऐसा लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी काउंट हो रही है, फिर ऊपर नंबर से उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो पेशावर ज़ल्मी जिनके पास बड़े नाम मौजूद हैं लेकिन अब तक कोई ख़ास कारकर्दगी नज़र नहीं आई। क्या आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जेल नहीं हो पा रही अब तक, या फिर उनके अंदर कुछ प्लेयर्स के अंदर कमी नज़र आ रही है कि उन्होंने कोई सही प्लेयर जो है ना पिक नहीं किए? देखिए, बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है कि जिस टीम में होंगे तो ऑटोमेटिकली जितने नौजवान खिलाड़ी हैं उन सब की निगाहें उनकी जानिब रहती हैं और ये वो सोचते हैं कि बाबर आजम एक बड़ी इनिंग खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली बाबर का जो बैट है बहुत तवील होता जा रहा है और मेरे ख्याल है बाबर को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पेशावर ज़ल्मी के साथ यही है कि बाबर चूंकि दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए, उसका असर पूरी टीम पर था और जाहिर है कि जो बाकी आने वाले खिलाड़ी थे वो भी इस दबाव का शिकार होते चले गए। तो पहले बाबर को परफॉर्म करना जरूरी है और बाबर अगर परफॉर्म करेंगे तो आप देखिएगा पेशावर ज़ल्मी का टर्न अराउंड होगा। अच्छा, बाबर के साथ साथ साइम अय्यूब एक बड़ा T20 पे नाम जिसने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने आप को मनवाया, इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। मोहम्मद हारिस इस टीम का हिस्सा है। तो आप समझें कि ये दो बड़े प्लेयर्स अगर बाबर थोड़ा सा स्टे भी करें और फिर हारिस भी T20 फॉर्मेट में उसी किस्म के शॉट्स खेलते हैं जो T20 की ज़रूरत होती है। साइम आपको पता है कि जिस तरह वो मशहूर हैं T20 क्रिकेट के लिहाज से, तो वो तो अपनी बारी खेल जाते हैं। तो बाबर को विकेट पे स्टे करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इन दो प्लेयर्स को ज्यादा फायदा होगा और उससे ज्यादा फायदा पेशावर ज़ल्मी को होता नजर आएगा। देखिए, मैं समझता हूं जब तक बाबर की फॉर्म बहाल नहीं होती उन्हें नंबर 3 पोजीशन पर खेलना चाहिए। वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें ओप खिलाया जाए, जो मेरा ख्याल है उनके अपने लिए नुकसानदेह है क्योंकि इस वक्त वो गेम को टाइम भी नहीं कर पा रहे, उनका फुटवर्क भी पहले जैसा नहीं है और वो जल्दी आउट हो जाते हैं। उनको चाहिए कि वो हारिस से और साइम अय्यूब से ओपन कराएं, खुद तीसरे नंबर पर आए और कोशिश करें कि वो एक बड़ी इनिंग, लंबी इनिंग खेलें। जितनी देर तक वो विकेट पर रहेंगे वो स्कोर करेंगे और उनको अपनी फॉर्म बहाल करने के लिए जरूरी है कि वो इस पे ज्यादा इंसिस्ट ना करें कि मैं ओपनर आऊंगा, तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। हालांकि जिस तरह आपने नाम लिया, ये तीनों प्लेयर टॉप प्लेयर्स हैं और इनमें मैं समझता हूँ कि दो प्लेयर भी बड़ी इनिंग खेल जाए तो 150 से लेके 200 तक होना मामूली बात है। चलें, 150 से 200 तक जाना एक मामूली सी बात है, लेकिन थोड़ी सी हमें, क्योंकि आपने रन की बात कर ली, हमने देखा कि पिंडी की विकेटों पर 200 प्लस रन स्कोर हो रहे थे। कराची में भी एक मैच में 200 प्लस रन स्कोर हुआ, चेज़ भी हुआ। तो आप समझते हैं यही T20 की तर्ज के हवाले से अगर हम देखें तो इंटरटेनमेंट दे रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ऐसी विकेटें बनानी चाहिए जो दोनों टीमों को ख़ासकर विकेट पर जो है ना थोड़ा सा मौसर भी मौजूद हो, स्विंग भी मौजूद हो और वहाँ पर बॉलर्स भी अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दें। देखिए, मेरा ख्याल है कि जिन पिचों पर मैचेस खेले जा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि देखिए आपके कम स्कोर भी हो रहे हैं और ज्यादा स्कोर भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा बैट्समैन को मौका नहीं मिल रहा कि जी वो जिस तरह IPL का अगर मैं मुआवजा करूं कि IPL का थोड़ा सा कलर इसलिए फीका पड़ गया है और आप देखिए कि बहुत से प्लेयर्स भी अब IPL पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहां पर बड़े बड़े स्कोर होते हैं। तो वजह यह है कि वो बैटिंग पिचे हैं, बॉलर के लिए उसमें कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और मेरा ये ख्याल है कि आगे आने वाले मैचों में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि ज्यादा एक्साइटिंग मैचेस होगी और अगर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं तो मैचेस और ज्यादा दिलचस्प होने की तवक्को है। चलें, मैचेस ज़्यादा और अच्छे होने की तवक्को है। साथ साथ मैं हसन जलील साहब नंबर 6 पोजीशन के हवाले से बात करूंगा और फ़हीम अशरफ भी खेलते नज़र आ रहे हैं, वसीम जूनियर भी हैं। खुशदिल शाह एक ऐसा प्लेयर है जो वापसी हुई है टीम के अंदर उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसकी कारकर्दगी का जो म्यार है ना वो मिला जुला नज़र आ रहा है। बेहतर चॉइस है पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 6 पोजीशन पर खुशदिल शाह, या फिर हम वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ की तरफ चले जाएं, या फिर एक दफ़ा फिर हम आमिर जमाल को कंटिन्यू करें? देखिए, पाकिस्तान को एक अच्छे ऑलराउंडर की जरूरत है।
बुजदिल को भी अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ी सी अपनी टेक्निक में बेहतरी लाने की जरूरत है। वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे स्कोर भी कर रहे हैं, चंद अच्छे स्कोर किए, लेकिन एक तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है, दूसरे थोड़ी सी उनकी टेक्निक में कुछ फ्लॉज हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। आमिर जमाल बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अपनी गलती की वजह से वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं। अगर वो सीरियस हो जाएं और अपनी गेम पे तवज्जो दें तो बड़े अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वसीम जूनियर्स की बॉलिंग से मैं खासा मुतासिर हूँ और मैं समझता हूँ कि उनमें ये एबिलिटी है, क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। उन्हें जब भी आप देखिए कि अगर कोई पार्टनरशिप जम जाए और उनको लाया जाए तो वो ब्रेक थ्रू जरूर लेते हैं। अभी पिछली सीरीज में उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मुझे उनसे खासी उम्मीदें हैं, तो वो भी बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो छठी पोजीशन के लिए आपने ठीक कहा कि एक ऐसा प्लेयर तलाश करनी कि जो सॉलिड प्लेयर हो, कंसिस्टेंट हो, टेक्निक उसकी बड़ी, वो दबाव में खेलने की सलाहियत रखता हो, बिल्कुल है। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात कही आपने कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, और इसी पे मैं आऊँगा फरहान फरीद की तरफ। फरहान, अब्दुल समद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने उसे ट्राई किया और अब तक कोई खातिर कारकर्दगी इस PSL में नज़र अब तक नहीं आई है, जितने मैचेस उन्होंने खेले। और इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, जिस तरह यहाँ पर वसीम जूनियर के हवाले से हसन जलील साहब कह रहे हैं कि वो एक बेहतर चॉइस हो सकता है। उसकी वजह यह है कि वो मिडल ओवर्स के अंदर बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल करता हुआ नज़र आया, डॉट बॉल से अच्छी करवा रहा होता है, उसके बाद स्विंग मौजूद है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस किस्म की वो बैटिंग का मुजाहरा करता है, गो के कम मौके मिले हैं लेकिन अच्छी कारकर्दगी है वसीम जूनियर की। देखें, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ होती है कि PSL में खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी फ्रेंचाइज से, लेकिन जैसे ही इनको पाकिस्तान से मौका मिलता है, जैसे वो कम बैक करते हैं, शादाब की मैं मिसाल लेता हूँ, 2 दफ़ा कम बैक कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन होती है। हसन अली की आपने मिसाल देखी है, कम बैक किया, फिर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। इसी तरह वसीम जूनियर को जब जब मौके मिले हैं तो उन्होंने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। ये सोचना चाहिए कि आप जिस कौम से, जिस लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस सही होती है। ये लर्न करने की जगह नहीं है जहाँ रिजवान कहते हैं कि या तो जीतेंगे या लर्न करेंगे। मतलब ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये है प्लेटफॉर्म आप पाकिस्तान के लिए, आपने नेशनल टीम है, यहाँ आके सीखने का अमल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में होता है, लोकल क्रिकेट में होता है। वहाँ पर बंदा सीखता है, परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर आके। तो बिल्कुल सही कहा हसन जलील साहब ने कि आपको जब मौके मिलें तो उन मौक़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं। हमने देखा कि माजी के अंदर पाकिस्तान के पास एक एक नंबर के 8-8, 9-9 खिलाड़ी होते थे और एक ही टाइप के होते थे, लेकिन उनके मौका नहीं मिलता था, क्योंकि देखते हैं कि इंज़ामुल हक किसी को मौका नहीं देते थे। बासित अली जब आए तो बासित अली अलग नज़र आए। जावेद मियांदाद के बाद हमने देखा सलीम मलिक के बाद इंज़ामुल हक, फिर बासित अली, एक लाइन लगी होती थी, स्टार खिलाड़ी होते थे। मोहम्मद यूसुफ की आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। यूनुस खान जैसे बैट्समैन हमारे पास। विकेट कीपर की बात करें तो राशिद लतीफ, मोइन खान किसी को मौका नहीं देते थे, क्योंकि ऐसे परफॉर्म करते थे कि किसी को मौका नहीं मिलता था। सही दरमियान आमिर सोहेल की जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता था। मतलब आज हमारे पास देखें तो हर खिलाड़ी का तोड़ यहाँ मौजूद है, एक के पीछे एक लगा हुआ है, लेकिन परफॉर्म कोई नहीं कर पा रहा। चलें, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। हसन जलील साहब, एक बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि ओवर एज प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खेले, बड़ी तनकीद हो रही है शोएब मलिक पर भी, क्या कहेंगे इस पे? पहले जो फरहान ने बात की, मैं उसकी तस्दीक करना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बात यह है कि प्लेयर्स को, जिस तरह जो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ग्रूम करें, और बार बार मैं एक बात ये कहता हूं कि उनको मेंटली स्ट्रांग करें, उनको टेक्निकली स्ट्रांग करें। यही वजह है कि आप PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, डोमेस्टिक मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब बड़े मैच में आते हैं उसका टेम्परामेंट, उसका एटमॉस्फेयर, उसका माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहां पर आकर आप, जिसे वो उर्दू में कहते हैं, ठुस हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन एरियाज में काम किया जाए और प्लेयर्स को मेंटली मजबूत बनाया जाए। जब तक प्लेयर मेंटली मजबूत नहीं होंगे वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। शोएब मलिक की जहां तक आपने बात की, देखिए मैं समझता हूँ कि फजूल की ये बहस है। बात यह है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो फिटनेस का गेम है और फॉर्म का गेम है। अगर एक प्लेयर अपने आप को ये समझता है कि मैं फिट हूँ, बहुत से ऐसी आपको मिसालें मिलेंगी कि आप देखिए दुनिया भर में कि 40 साल के बाद 44 साल तक 45, तो अगर शोएब मलिक की अपनी प्रेफरेंस है और वो फिट हैं और वो खेल रहे हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं और उनको सिलेक्ट भी किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें इस बहस में उलझने की जरूरत ही नहीं है। एक प्लेयर अगर फिट है तो वो जब तक चाहे खेल सकता है।
अच्छा, उसके अलावा अगर हम, क्योंकि ये तो ओवर एज प्लेयर की बात हो गई, एमर्जिंग प्लेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो 3-4 प्लेयर्स के लिए मुख्तलिफ फ्रेंचाइज कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मज़ीद मुस्तकबिल हो सकता है। उनमें एक फवाद अली भी हैं जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान थे शाजेब, एक फास्ट बॉलर है, उसको भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दरियाफ्त करार दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि मैर्जिंग में हमारे पास भी 3-4 प्लेयर नज़र आ रहे हैं, और इसमें अगर अभी 2 से 4 अगर हमें जितने मैचेस हुए हैं इसमें अरफात मिन्हास एक ऐसा प्लेयर नज़र आया है जो एमर्जिंग नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं अपनी बातें वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपको याद होगा कि आपसे जब भी इंटरव्यू हुआ मैं एक बात हमेशा कहता रहा और हर इंटरव्यू कहता रहा कि हीरा हीरा होता है, लेकिन जब तक उसे तराशा ना जाए उसमें वो चमक दमक नहीं आती जिसके लिए वो मशहूर है। तो आप ये है कि टैलेंट आपके पास मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को तलाश करने के बाद उसे ग्रूम करने की जरूरत है, उसे उसमें चमक लाने की जरूरत है, उसकी तलाश खराश की जरूरत है। तो आप इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करें, एक पूल बनाइए, उस पूल में 35 से 40 प्लेयर हों और हर प्लेयर कैलिबर का प्लेयर हो। उसके बाद आप उन्हें तवज्जो दें, उन्हें बाय रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता चांस दें और उनकी टेक्निक ठीक करें, उनका टेम्परामेंट ठीक करें, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, फिर जाकर आप प्लेयर को एक्सपोज करें। वरना होगा ये कि आप प्लेयर को PSL की बुनियाद पर ले आएंगे, 2 मैचों में वो फेल होगा, उसके बाद आप उसका नाम ही भूल जाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही कि आप नाम ही भूल जाएंगे 2 मैचेस में परफॉर्म के बाद। लेकिन बहुत सी चीज़ें, ये खबरें भी आती हैं कि कुछ अच्छे प्लेयर्स होते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाते हैं, उनको जो हम कह सकते हैं कि उनके एक्शन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, उनकी स्पीड को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, जिसकी बिना पर उनका जो नेचुरल स्टाइल होता है ना, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। देखिए, हमारे बहुत से प्लेयर इस तरह ज़ाय हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, एक लड़का आया था अतीकुर रहमान, बिल्कुल, और वो भारत के दौरे पर भी गया, और जब उसने एक मैच में बॉलिंग की तो मेरा ख्याल है कि उसकी रफ्तार, उस वक्त तो चूंकि मीटर नहीं थे, लेकिन उसकी रफ्तार, लोग ये कहते थे कि तेज तरीन बॉलर है सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन उसका एक्शन चेंज कराया गया और वो गायब हो गया उसके बाद। इसी तरह जाहिद के साथ हुआ, उनके खैर बाद में उन्हें इंजरी भी हो गई, लेकिन उनका भी एक्शन चेंज करा के उनकी रफ्तार कम कर दी गई। शब्बीर बहुत तेज बॉलर थे, उनका भी यही हुआ कि उनका एक्शन चेंज करा दिया गया और वो बेकार हो गए। तो बात यह है कि एक्शन चेंज कराना जो है वो कोई, यानी उसमें मैं समझता हूँ कि जो टेक्निकल लोग हैं वो ये समझते हैं हमने बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया, लेकिन आप एक्शन जब चेंज करवाएं जब आप महसूस करें कि एक्शन चेंज कराने से इसमें बेहतरी आएगी, इसकी रफ्तार बेहतर होगी, इसका स्टेमिना बेहतर होगा, ये ज्यादा लंबा स्पेल कर पाएगा। बिला वजह अगर आप टेक्निक चेंज कराने की कोशिश करेंगे तो प्लेयर के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित होगा। हसन जलील साहब, बड़ी अच्छी बात कही। इसी को मैं कंटिन्यू फरहान फरीद से भी करूँगा। फरहान फरीद, कई इन्होंने भी, हसन जलील साहब ने भी नाम गिना दिए, और ऐसे कई नौजवान बॉलर्स को भी मैंने देखा है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर गए, वहाँ उनके कोचेज़ ने उनको जो एक्शन सही कराने के हवाले से जो है ना चेंजिंग की, और जिनकी बिना पर हसन साहब ने जिस तरह का ना एक कैरियर ख़त्म हो गया, एक का आज नाम भी उनका नज़र नहीं आता। यही सूरत हाल शायद नौजवान प्लेयर्स के साथ ज़्यादा रहती है और फिर उनकी परफॉर्मेंस कौन नहीं हो पाती। बिल्कुल सही जगह निशानदेही आपने शहजादा। और हसन जलील साहब ने जो बात की अतीकुर रहमान की, वो जब इंडिया के दौरे पे गए थे तो एक साइड मैच में गवास्कर को जो उन्होंने गेंद की थी, वो बाउंसरी की थी, तो गवास्कर हैरान और परेशान रह गए थे कि इतना तेज़ बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद है, और उसको फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इसको हटा दो वरना ये हमें ज़ख्मी कर देगा। और आपने अनवर अली एक ऐसे बॉलर थे जिनकी शुरू में इंडिया के खिलाफ जो आए थे अंडर 90 वर्ल्ड कप में, इनकी जो स्विंग थी वो यकीनी तौर पर इतनी आधे मीटर की स्विंग करते, उनका एक्शन चेंज करवाया तो फिर ये हो गए। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ कि पहले हाई परफॉर्म सेंटर नहीं होते थे, ये अभी के दरियाफ्ते कुछ 8-10 साल पहले ना अकेडमी होती थी। उस वक्त जब हमारा प्लेयर टीम में आता था, जैसे वकार यूनुस आए, आकिब जावेद आए, मंजूर अख्तर, शोएब अख्तर आए, इस तरह के बॉलर जब आते थे तो उनको ग्रूम कौन करता था? हमारे सीनियर खिलाड़ी जो सरफराज नवाज इमरान खान को ग्रूम करके गए, वसीम अकरम को ग्रूम करके गए, फिर इमरान खान वसीम अकरम ने जो है वकार यूनुस को, आकिब जावेद को, उनको ग्रूम किया, इनको वो चीज़ें सिखाई, स्विंग सिखाई, रिवर्स स्विंग सिखाई, और उनको बताया कि मेंटली तौर पे कितना मजबूत होना है, क्या करना है। आज हम देखते हैं कि हमारा यंग खिलाड़ी टीम में आता है तो हमारे सीनियर खिलाड़ी देखते हैं कि ऐसा ना हो ये हमारी जगह ले ले, ऐसा ना हो कल को ये हमारी जगह खड़ा हो, तो उसको सिखाने के बजाय उसको इस तरह का एक्शन चेंज करवा देंगे, उसको ऐसी टेक्निक बता देंगे, उसको मेंटली तौर पे इतना डाउन कर देंगे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो होती है क्लब लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे,
या इनिशियल स्टेज पे वो भी खत्म हो जाती है। ये चीज़ें जो है ना, ये इस चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात आपने एक मज़ीद और निशानदेही भी कर दी जगहों के हवाले से, और ऐसा लगता है कि सीनियर प्लेयर जूनियर के लिए जगह छोड़ने से कासिर नज़र आते हैं, और शायद इसी बिना पर वो बाज़ है टूअर्स भी करते दिखाई देते हैं कि कहीं अगर नौजवान किसी खिलाड़ी को मौका मिल गया तो उनके लिए भी मसाइल हो सकते हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और आज एक और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और इस बात का फैसला होगा कि दो में से एक टीम अपने जो है इसमें खाता खोलेगी इस टूर्नामेंट में। उस पर भी बात करते हैं। फरहान फरीद मौजूद है। फरहान, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखें, दोनों टीमें जो है अब तक अपना खाता नहीं खोल सकी और दोनों टीमें दोनों मैच हार चुकी हैं। हालांकि ये आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान जो है 2021 से मुसलसल फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल नहीं जीत पा रही, लेकिन फाइनल तक ज़रूर आ रही है। और आज जिस अंदाज से उन्हें अपना खाता खोलना पड़ रहा है, ये भी एक अजीब सी बात करनी पड़ रही है। और पेशावर ज़ल्मी की आपने बात की, दोनों टीमें जो हैं आज जोर लगाएंगी, और जो टीम आज हारती है तो कंटिन्यू तीसरा मैच हारेगी। और वो इस दौड़ से, जो कि आपको पता है 4 पोजीशनें कितनी अहम होती हैं, शुरू की 2 और उसके बाद तीसरी चौथी पोजीशन भी जो है वो आपको क्वालिफायर के लिए होती है। तो ये बड़ी पोजीशन के लिए दौड़ है। और यहाँ पर आपको पता है पेशावर ज़ल्मी जो है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बाबर आजम, साइम अय्यूब, मुल्तान ने स्कोर ज़रूर किया, 235 तक भी बना लिया, लेकिन कराची ने जो है वो 235 भी चेंज कर लिया। रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन इंडिविजुअली तौर पर वो आपने देखा इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 2 मौके ऐसे आए जो टीमों ने टारगेट चेस किया है। एक तो इतना बड़ा टारगेट चेस कर दिया कि 235 रन भी, और दूसरा 166 रन का। उसके अलावा हमें यहाँ पर जिस टीम ने 200 रन बना लिए तो उसकी फातेह, उसकी यकीनी तौर पर उसकी विन नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी टीमों की या तो स्किल पावर या मेंटल तौर पर वो 200 रन देख के चेस नहीं कर पा रहे। इस चीज़ का भी इम्तहान है, इस टाइप के बैट्समैन, इस चीज़ का भी इम्तहान है। और इस इम्तहान के हवाले से मजीद गुफ्तगू भी कर लेते हैं। हसन जलील साहब सीनियर कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन जलील साहब, फरहान फरीद कह रहे हैं कि शायद 200 का टारगेट अगर बोर्ड पर लग जा रहा है तो मुखालिफ टीम है इसको चेस करने के लिए जो है कामयाब नहीं हो पा रही है। इस वक्त मुझे गुफ्तगू मजीद जारी रखें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वो ब्रेक के बाद अब वापस आते हैं। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, और हसन जलील साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और मैं फिर वही सवाल हसन जलील साहब से करूंगा जो ब्रेक से जाने से कबल कर रहा था। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर जिस तरह फरहान फरीद भी कह रहे हैं, हसन जलील साहब है कि 200 का टारगेट दे के मुखालिफ टीम है 200 रन चेस करने में थोड़ा सा कामयाब नहीं हो पा रही। जी हाँ, ये इस चैलेंज को टीमों को कबूल करना चाहिए, और यही वो मकाम है जहां मैं आपको बार बार मेंटल स्ट्रेंथ की बात कहता हूँ कि प्लेयर्स को अंदाजा होना चाहिए कि उन्हें कोई भी टारगेट मिल सकता है, और जो है बड़ा अच्छा मौका है बल्कि अपने आप को साबित करने का, अगर आप अंडर प्रेशर। फरहान, आपकी तरफ अंडर प्रेशर की बात हो रही है, शायद ऐसा लगता है टारगेट चेस करने में थोड़े से मसाइल हो रहे हैं। देखें, जब क्रंच टाइम आता है, जब आपकी विकेटें इनिशियल स्टेट पे गिर जाएं और स्कोर 200 लगाओ, उस वक्त आपने स्कोर भी करना है और विकेटें भी बचानी है और रन रेट भी आपने लेकर चलना है 10 से ऊपर।
शुरू के पावर प्ले जो है ना बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमने 235 रन का टारगेट जब चेस होते हुए देखा तो उसमें हमने देखा कि 3 ओवर में 40 से ज़्यादा रन बना लिए थे। उसमें टिम सैफर और डेविड वार्नर का काफ़ी अहम किरदार था। ये लोग फॉरनर प्लेयर जो होते हैं रन रेट को लेकर चलते रहते हैं, विकेटें भले से गिर जाए वो आपने टारगेट अचीव करना होता है। तो उसके बाद फिर जेम्स विल्स ने जिस अंदाज से इनिंग खेली, तीनों फॉरनर खिलाड़ी थे। हमारे खिलाड़ियों में इतनी सलाहियत नहीं है। कल हमने देखा सऊद शकील को जब विकेटें गिर गई तो वो बैकफुट पर चले गए। फ़खर जमान और आपको मैंने बताया साइम अय्यूब वो खिलाड़ी हैं कि जो बड़ा स्कोर बड़े दिलरा अंदाज से और दिलेरी के साथ चेस कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हमें यहाँ पर बड़ा स्कोर अब तक चेस होते हुए नजर नहीं आया, ये एक सवालिया निशान है। चलें, ये सवालिया निशान नज़र आ रहा है अभी भी। और हसन जलील साहब, आपका आवाज़ मेरी पहुँच रही है अब तक? हसन जलील साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। और हसन जलील साहब, आपका बहुत शुक्रिया इसमें। जी जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी आपको हसन साहब? जी अब आ रही है। हसन साहब, वही कंटिन्यू करते हैं उसी सवाल को कि चेस करने में थोड़ी सी टीम है कतराती हुई नज़र आ रही है। और यही नज़र आ रहा है कि 200 का स्कोर अगर कहा जाए तो ऐसा लगता है कि पहाड़ जैसा स्कोर हो गया है T20 के अंदर। नहीं, टारगेट चेस करना चाहिए। देखिए सूरत हाल कोई भी हो, और जिस तरह फरहान ने कहा कि तीनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप विकेट इंटैक्ट रखें, आप रन्स की रफ्तार कायम रखें, और उसके साथ साथ टारगेट को जहन में रखते हुए अपनी प्लानिंग वक्तन फवक्तन तब्दील करते रहें। और आपके लिए इसके लिए मिडिल ऑर्डर में भी आपको 2-3 ऐसे बैट्समैन चाहिए हैं जो वक्त के साथ चल सके। चलें, वक्त के साथ चल सके। वक्त हमारा थोड़ा सा कम है और पाकिस्तान विमेंस टीम पे भी आपसे थोड़ी सी बात करनी है। अच्छी कारकर्दगी जारी है विमेंस टीम की। क्वालिफाइंग राउंड के अंदर पाकिस्तान ने आज अपना 5वां मैच भी जीत लिया 7 विकेटों से। और इसमें अगर हम कहेंगे कि नौजवान है, कप्तान का बड़ा अमल दखल नज़र आ रहा है। जब से वो कप्तान बनी है फातिमा सना अपना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट अदा कर रही हैं। फिर जिस प्लेयर से जो काम लेना होता है ना, एक कप्तान को मालूम होता है। और उसने आलिया रियाज जैसे ऑलराउंडर जो तवील अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक है, विमेंस टीम के साथ है, कोई खातिर खा माजी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन मैं समझता हूं कि फातिमा सना की क़यादत में बड़ी अच्छी कारकर्दगी ऑलराउंड दिखाती हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर जो है आलिया रियाज। जी हाँ, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है और 5 मैचों में कामयाबी हासिल की, और बहुत अच्छी तरह हासिल की। ये भी नहीं कि लड़ते भिड़ते, बल्कि बहुत पूरी तरह पाकिस्तान की टीम छाई रही। और जिस तरह आपने कहा कि फातिमा सना का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं समझता हूँ उनकी बॉलिंग में तब्दीलियाँ, फिर जो कॉम्बिनेशन उन्होंने सिलेक्ट किया, जिस तरह उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली की, और हर प्लेयर लगता है कि अपनी अपनी जगह फिट है और अपनी जगह सेट है। बिल्कुल, इसमें मैं देख रहा हूँ सीधा अमीन भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मुनीबा अली भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सादिया इकबाल आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया है। जी हाँ, मेन प्लेयर जितने भी हैं सभी परफॉर्म कर रही हैं ये लड़कियां, और बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। एक तो आप क्वालिफाई कर गए आप वर्ल्ड कप के लिए, और दूसरी ये है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस ने आपको बहुत हौसला दिया होगा, जो इंशाल्लाह आइंदा जो मैचेस आ रहे हैं उनमें काम आएगा। चले, आइंदा मैचेस में काम आता हुआ दिखाई देगा। आखिरी चंद सेकंड्स रह गए हैं और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आज दोनों टीमों में से किस टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं? दोनों एक जैसा खेल रही है, लिहाजा फेवरेट करार देना तो बड़ा मुश्किल है। दोनों बड़ी अच्छी टीमें हैं, और अगर क्लिक कर जाए तो दोनों टीमें मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। चले, मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें टाइम देने का। फरहान फरीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश मेरे ख्याल से जो आज पेशावर ज़ल्मी जो है वो, चले फरहान कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी आज मैच जीतती हुई दिखाई दे रही है। और मुल्तान सुल्तान अगर आज का मैच हारती है ना तो PSL 10 के अंदर उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती है। 2021 से फाइनल खेलने वाली टीम है और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी अच्छी परफॉर्म करे। मोहम्मद रिजवान क़यादत कर रहे हैं इस टीम की, और परफॉर्मेंस है यकीनन मोहम्मद रिजवान की अच्छी। कुछ प्लेयर और अच्छा कारकर्दगी दिखा देंगे तो मुल्तान सुल्तान मैचेस जीतती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदा।